ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म का। अब नेशनलिज्म का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनलिज्म इज द की स्टोन। मतलब नेशनलिज्म की जो फीलिंग आई थी मासेस के बीच में, उसी की वजह से हमें मतलब आजादी प्राप्त हुई है। ठीक है, बेसिकली ये कहा जा सकता है मोटा मोटा। पर उस नेशनलिज्म को अचीव करने में क्या क्या, मतलब हमने किस किस पड़ाव को पार किया और क्या क्या हमने इवेंट्स हुए मेजर हिस्ट्री में, ये हम देखेंगे। तो पहली बार ये डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मींस, आप नोट्स भी बना सकते हो अगर चाहो तो, या मैं शेयर कर दूंगा, आप बना सकते हो, थोड़ा बहुत लिख लोगे तो आपको बेटर रहेगा। ओके सर, ओके। मैं सर आप हेलो। शेयर कर दीजिएगा क्योंकि शेयर करना ज्यादा ठीक रहेगा सर आपका। मैं फिर भी बना लेता हूँ थोड़े बहुत। जी। नहीं नहीं, शेयर तो मैं कर ही दूंगा, पर आप नोट्स आप साथ में लिखते रहोगे ना, थोड़ा आइडिया आपको लगता रहेगा दिमाग में। मतलब ब्रेन ज्यादा ओके, वर्क करता है जब अपन हाथ से पेन होता है ना। हाँ। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, नेशनलिज्म की एक डेफिनेशन टाइप एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्चुअली नेशनलिज्म। इट मींस लॉयल्टी एंड डिवोशन टू ए नेशन। इट इज ए कॉन्शियसनेस और टेंडेंसी टू एक्सॉल्ट एंड प्लेस वन नेशन अबव अदर। जैसे नेशनलिज्म का मतलब यही हो गया कि जैसे इंडिया एज ए नेशन है, ठीक है, राइट। इंडिया एक राष्ट्र है, जी। उसके लिए तुम्हारी एक ऐसी फीलिंग होती है जो और किसी नेशन के प्रति नहीं होती। यू हैव ए लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नेशन। ठीक है, आप इंडियन एक सिटीजन हो, इंडियन, मतलब यू प्राउड फील करते हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, और यही जो जी। फीलिंग है, फीलिंग किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, नो मैटर व्हाट इंडिया की स्पोर्ट्स में स्टैंडिंग क्या है एज ए मेरिटोक्रेसी, पर आप चाहते हो इंडिया विन करे, चाहे इंडिया कितनी लूजिंग पोजीशन पे हो। दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। ओके। चाहे ये हॉकी में खेल रहा है, फुटबॉल में खेल रहा है, या हम क्या करते हैं कि हमें नेशनलिज्म एज ए नेशनलिस्ट स्टार्ट टू फील कि भाई हमें हमारी टीम जीतनी चाहिए। और सेना कहीं लड़ रही है, कुछ बुरा होता है, नेशन के अगेंस्ट में कुछ कहा जाता है, तो हम सब लोग मिलकर खड़े हो जाते हैं। दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है। एंड दिस इज द जी। डेफिनेशन, इट मींस लॉयल्टी एंड डिवोशन टू नेशन। इनमें की क्या हो गए, लॉयल्टी एंड डिवोशन, ठीक कीवर्ड्स। है। फिर इस नेक्स्ट, हेलो। जी सर। अभी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं सर, नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं दिखी है। हाँ, स्क्रीन चली गई थी, अब दिख रही होगी आपको। जी हाँ, जी। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म की। एक स्केलर स्केलर चार्ट क्या ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने नेशनलिज्म को अराउज करा। आज से बात नहीं, करते हैं 2000 पहले नहीं की। दिख रही सर, तो स्क्रीन आपने नहीं दिख रही। अशोका नहीं थी आपको? नहीं सर, नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। हेलो। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभी अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी अब आने लगी है सर। अभी आपका डेस्कटॉप दिख रहा है, जो कि इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस दिख रहा है सर। दिख रहा है? हेलो। हेलो। नहीं सर, नहीं। डार्क डार्क है सर अभी। अब आप दिख रहे हैं, लेकिन हाँ दिख रहा है सर, आप दिख रहे हो सर। ये कुछ मैं स्क्रीन मूव कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं दिख रहा आपको? करो सर, स्क्रीन मूव करो सर। अभी आइकन्स नहीं दिख रहे आपको? डेस्क होम स्क्रीन दिख रही होगी आईपैड की। नहीं सर, नहीं 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 दिख रहा सर। इज इट विजिबल? नहीं दिख रही? नहीं सर। वन सेकेंड, आई चेक।
एक बार मैं दोबारा चालू करता हूँ, ठीक है। ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ, एक मिनट, अब एक बार देख, कंफर्म करना। अब आपको क्या दिख रहा है? नहीं सर, अभी आप ही दिख रहे हैं सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आएगी सर। स्क्रीन स्क्रीन आ जाएगी, आ जाएगी सर, आ जाएगी सर। नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क अब स्लो आई है है। कुछ? अभी नहीं सर। अच्छा, नेटवर्क हाँ सर, अब ठीक है। हाँ, अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर, आज आ ठीक है, जाएगी, हाँ। आ रही है, दिख रही है। अब आ गई होगी आपके पास, वन नॉट वाली स्क्रीन आ गई होगी। हाँ सर, हाँ। दिख गया? हाँ। जी सर। तो नेशनलिज्म हो गया, आपको कर सकते हो। ये नेशनलिज्म ये आप 2000 साल करते हैं। तो 2000 साल पहले नेशन वहाँ पे एक अलग। हेलो। जी सर, सुन रहा हूँ मैं सर, सुन रहा हूँ। वो स्क्रीन आपको दिख रही थी क्या? सर वो अभी मतलब आप स्टार्ट कर रहे थे स्क्रीन शेयरिंग, बस आने ही वाली थी, वो नहीं आई, उसके बाद में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर। नेटवर्क आपकी इशू आ रहा है मेरी साइड से? मेरे को लग रहा है आपकी साइड ही है सर इशू। अच्छा, एक मिनट। अभी वाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? चलो, ये अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड बस। इंडियन नेशनलिज्म में जैसे हम बात कर रहे थे, वो स्केलर चार्ट आपने देखा था, ठीक है। ठीक है सर। एक्चुअली जैसे आज से हम 2000 साल पहले की बात करते हैं या 2500 साल पहले की बात करते हैं, तो इंडिया जो आज एक पॉलिटिकल एक यूनिट है, वो पॉलिटिकल यूनिट उस समय इंडिया नहीं थी। मतलब तमिलनाडु में कोई एक सिटीजन अगर उस समय रिसाइड कर रहा था,
तो उसकी जो फीलिंग टूवर्ड्स द नेशन थी वो सेम नहीं थी जो आज। वो आज अपने आप को इंडियन भी कहते, उस समय कोई इंडियन नाम भी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। ठीक है सर। इट वाज लाइक कि पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, बट ए नेशन एज ए कंसेप्ट वाज मिसिंग। बट नेशनल की जो फीलिंग इंडिया में जो आई है द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स ही आई है। एक पॉलिटिकल यूनिट जो बना है वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही बना है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, अब इसमें ये आपको दिख रहा है जो वन नोट वाला है अभी साइड आपने में? स्केलर चार्ट लिखा है जो बस वहां तक दिख रहा है सर। अच्छा, वहां तक दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अब स्केलर चार्ट में हम बात करते हैं तो स्टार्ट इसकी हुई थी सोशो रिलीजियस मूवमेंट से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट आपने थोड़ा सुना होगा। सोशो रिलीजियस मूवमेंट इज ऑल अबाउट, जैसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज जो मूवमेंट था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। आर्य समाज जी हो सर। गया, ईश्वर चंद विद्यासागर हो गए, दीज वर द सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे, जो सोशल इविल्स थे सोसाइटी में उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों में, क्योंकि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया था, और एजुकेशन के आने के वजह से लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये तो 19th सेंचुरी की बात हो गई, ठीक है। जी दिस वाज 19th सेंचुरी। अगर जी। हम बात करें थोड़ा सा इसके बाद आगे चलते हैं तो 1885 की बात करते हैं, मॉडरेट्स आ गए, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है ठीक सर। है। जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो कांग्रेस क्या करती है, एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। कभी भी आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं किसी भी एक यूनिट के, किसी भी एक सोसाइटी के, किसी भी एक पॉलिटिकल यूनिट के, किसी भी एक एथनिक यूनिट के, अगर कोई भी ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जो नेशनल लेवल पे काम करे, ठीक है। व्हेन सही नेशनल है। लेवल पे वो ग्रीवेंसेस जाएंगी ऑर्गेनाइज्ड वे में, जब वो जाएंगी देन ओनली आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जा सकेगा। तो 1885 में यही हुआ, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑल इंडिया करेक्टर मिल जाता है पॉलिटिकल, मतलब जो भी सारे ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ओके। इसकी वजह से एक और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। फीलिंग कैसे आ जाती है कि लोगों को, सब लोग एक जगह आके, मीटिंग होती थी, जगह जगह से लोग आके मिलते थे। जैसे महाराष्ट्र में अगर मीटिंग हो रही है, मुंबई में सपोज करो कांग्रेस का सेशन हो रहा है, तो वहां से तमिलनाडु से भी लोग आते थे, वहां पे केरल से भी लोग आते थे, वहां से नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आते थे, वहां से पंजाब से भी लोग आते थे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी कल्चरल क्लास से लोग आके एक जगह मिल रहे हैं। तो वहां पे क्या होता था, नेशनलिज्म, और एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए जब मिल रहे हैं तो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। मतलब साथ में इट वाज अ फीलिंग ऑफ वी मतलब WE की जो फीलिंग थी ना, वो अराइज होना चालू हो गई थी। उसके बाद अगर 1885 के बाद चलते हैं, गांधीयन फेज आने लग जाता है। गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी कब आए थे इंडिया में? इट वाज 1907 इन में, 1907 के करीब, 5 के करीब आ गए थे सर। गांधी जी, हाँ, आप 5। उसको एक बार चेक करना, गांधी जी कब आए थे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम इसके पे इम्पोर्टेंट एक दिन भी बनाते हैं, या आप उसको क्रॉस चेक करना, ठीक है। गांधी जी ओके सर। किस दिन आए थे, उसको NRI डे मतलब कुछ बोलते भी है, और उसकी नौ आज भी रिलेवेंस है, उसकी आज भी इम्पोर्टेंस है, 9 इवन इन जनवरी को सर। इंटरनेशनल। हाँ 9th ऑफ हाँ, जनवरी 9 को जनवरी। एनआरआई। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसकी कोई सिग्निफिकेंस और आज भी है। मतलब आप वो क्रॉस चेक सही करना, सर। मतलब वो हिस्ट्री को कैसे अभी कल्चरली उसको, मतलब अभी इंटरनेशनल रिलेशन में उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। ओके सर, अब ठीक है सर। गांधीयन फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मास का हर बंदा, मतलब गांधी जी का ये सोच थी कि जो तबके का, हर समाज का जो छोटा सा छोटा समाज का जो आखिरी बंदा है, जो लास्ट लैडर की, जो सोसाइटी की लैडर है, उसमें जो लास्ट रैंक पे जो खड़ा हुआ है, उसको भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेशन देना चाहिए। वहीं से अराउज हुई फीलिंग मास मूवमेंट्स की। और मास मूवमेंट्स की ठीक। हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा
पिक्यूलर फीचर था गांधीयन फेज का, और इसी की वजह से एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगह जगह जाके पहुंची. इट वाज नॉट लिमिटेड टू द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और सो कॉल्ड एलिटिस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. मतलब जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्हीं तक सीमित नहीं थी. कि नीचे में जो पीजेंट भी जो काम कर रहा था, या मजदूरी भी जो करता है, या फिर जो आर्टिशियन का काम भी करता है, जो कारखानों में काम करता है, उसमें भी वो नेशनलिज्म की फीलिंग उतनी ही होनी चाहिए. ये गांधी जी सोचते थे, इसलिए उन्होंने मास बेस्ड कैरेक्टर दिया मूवमेंट को. ठीक है, तो दीज थ्री आर द बेसिक थीम्स. इसको आप स्केलर चार्ट में यूज कर सकते हो. उसको ऐसे फिगर आप लिखोगे, फिगर 1.1 इन आंसर. इट इज अ स्केलर चार्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. समझ में आई आपको? राइट सर, समझ गया सर. अगर आप इसको थीम बेस में से आंसर में इनकॉर्पोरेट कर दोगे और एक आप इसको शब्दों में करोगे, इसको देखते उसको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा एग्जामिनर को, हाँ इस लड़के को पता है. So he will not look into your answer writing skills or anything else. Okay, he'll give you good marks. ये चीज हमें सीखनी है. लोग मतलब मेजोरिटी केसेस में लोग ये सब नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा. अब हम चलते हैं नेशनलिज्म के रीजंस क्या क्या हैं. ठीक है, इसको रब कर देते हैं. ये आपको समझ में आ गया? वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे. ठीक है, बिल्कुल सर. ठीक, ये समझ में आ गया ना आपको स्केलर चार्ट? बिल्कुल अब मैं बात करता हूँ रीजन फॉर नेशनलिज्म. रीजंस क्या थे? मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में एक अचानक से ऐसे क्या आ गई? पहले तो पॉलिटिकल यूनिट में अगर हम ब्रिटिशर से पहले की, प्री ब्रिटिश इरा की से पहले की बात करें, तो आपको लगता है कि इंडियन का कंसेप्ट था? नहीं था ना. मतलब मुगल अलग टेरिटरी पे राज करते थे. साउथ में आप जाओगे तो साउथ में अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती थी. ठीक है, और उनकी जो लॉयल्टीज थी, वहां के जो सिटीजन्स की लॉयल्टीज थी, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव रूलर्स के लिए थी, ना कि नेशन के प्रति थी. ठीक है, लॉयल्टी का डिफरेंस आप देख रहे होंगे. अभी आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन होती है, पहले लॉयल्टी टुवर्ड्स रूलर हुआ करती. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, इलेक्टेड डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड एक मोनार्कियल सेटअप में. समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर नेशनलिज्म. अब इसका पहला हेडिंग हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ठीक है, इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था उस समय? बेसिकली इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी. पहले इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी थी. ठीक है, एग्रीकल्चर करती थी, पर जो किसान एग्रीकल्चर करता था उस पे क्या करता था? वो फूड क्रॉप्स उगाता था. ठीक है, और क्रॉप्स का सा जैसे उसने एक यूनिट उसने प्रोड्यूस किया, तो 1/3 यूनिट अपने रूलर को एज ए टैक्स वो देता था. ठीक है, केवल क्रॉप की फॉर्म में देता था. जैसे उसने एक क्विंटल उसने मतलब राइस उगाए, तो 1 क्विंटल में से 1/3 क्विंटल वो देता था अपने रूलर को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि भाई नहीं, आप इसकी फॉर्म में टैक्स नहीं दोगे, आप मनी की फॉर्म में टैक्स दोगे, पैसों की फॉर्म में टैक्स दोगे. ठीक है, सही है. और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि नो मैटर व्हाट, फेमाइन आती है, जैसे आज के वेलफेयर स्टेट की बात करो, जैसे मानसून अच्छा नहीं होता तो आप क्या करते हो? थोड़े से इंसेंटिव देते हो फार्मर्स को, सब्सिडीज ज्यादा बढ़ा देते हो, लोन की मतलब डायरेक्टली उनको बेनिफिट ट्रांसफर दे देते हो. तो एक वेलफेयर स्टेट होता था. तो ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था कि नो मैटर व्हाट मानसून कैसा है, नो मैटर व्हाट की एग्रीरियल सिचुएशन कैसी थी, कोई साइक्लोन आया, उनको कोई मतलब नहीं होता था. उनको तो अपना हिस्सा चाहिए होता था और पैसों के तौर पे चाहिए होता था. तो वो हुक या क्रुक से वो पैसा निकलवा लेते थे. इससे क्या होता था? पीजेंट कम्युनिटी पे काफी स्ट्रेस आने लग गया. ठीक है, अब पीजेंट क्या करता था? उसको पैसे देने होते थे तो वो क्या करता था? मनी लेंडर्स ढूंढता था. पैसे नहीं होते थे तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मनी बोरो करता था और ब्रिटिशर्स को दे देता था. तो कि भाई मेरा रेंट चुक जाएगा, मतलब मैंने रेंट पे कर दिया. लेकिन उसने जो इंटरेस्ट रेट पे जो मनी लेंडर को पैसा दिया है, मनी लेंडर क्या करता था? उसको ये पता होता था कि ये पीजेंट इसको चुका तो नहीं पाएगा, तो वो क्या करता था? उसकी धीरे धीरे उसकी जमीन हड़पने चालू कर देता था. सही है. ठीक है, और धीरे धीरे जब उसकी जमीन चालू मतलब हड़पना चालू कर देता था, तो पीजेंट की जो जमीन है वो चले जाने लग गई. तो पीजेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता था, वो लैंड से भी जाता था और उसका काम भी चला जाता था. और जो मेजर मालिकाना हक हो जाता था वो बीच में जमींदार और लैंडलॉर्ड्स का होने लग गया. ठीक है,
दूसरा क्या सही होता है। था, एक दूसरा कारण ये होता था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था इंडिया का, लैंड हम्म, रेवेन्यू सिस्टम होता था, पहले भी जी होता था और बाद में भी होता था। तो लैंड रेवेन्यू जी जी, सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल रूल में क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो बार्टर वन सिस्टम थर्ड, की तरह होता था कि वन जी थर्ड इन द कैश, मतलब क्रॉप की फॉर्म में आप दे सकते थे। इन्होंने सही है, कह दिया कि हमें तो कैश की फॉर्म में चाहिए, हमें मतलब नहीं, हम उसका कुछ नहीं करने वाले। सही और है, फिर दूसरा क्या होता था, फिक्स रेट कर देते थे पहले। जैसे खरीफ की फसल है, आज से क्या होता था कि भाई आज ही मैं डिसाइड कर लिया कि इतना प्रोडक्शन होगा पिछले साल के हिसाब से, इतना आपको देना पड़ेगा। तो वो सही है सर, कंडीशंस को, प्रेजेंट कंडीशन को मैटर नहीं देते थे इतना, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उनको तो अपने कट से मतलब था। दूसरा क्या होता था कि लैंड प्रॉपर्टी वो प्राइवेटाइज्ड हो गई थी। प्राइवेटाइज मतलब होती थी कि लैंड एज ए यूनिट बिकने लग गई थी, कमोडिफिकेशन हो गया था लैंड का। ठीक है, जैसे आज हम खरीदते हैं लैंड एज ए यूनिट सही की रजिस्ट्री होती सही है, उसको हम सही, पैसा देते हैं, स्टैंप ड्यूटी हम देने लग गए, इससे इसको ट्रांसफर होगी, मेरे नाम पे थी ओनरशिप, दूसरे को मैंने ट्रांसफर कर दी, तो लैंड क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी तरह काम करने लगी। हम मिडिवल इरा के पास जाते हैं, उससे पहले की तरह जाते हैं, तो लैंड इस तरह से इजीली ट्रांसफरेबल नहीं थी। अब उससे क्या ठीक होता है, था कि जो गरीब लोग होते थे उनके पास कोई ओनरशिप का कार्ड तो होता नहीं था कि भाई पहले की तरह, अब तो क्या कागज होने लग गए कि भाई ये जमीन मेरी है, ये घर मेरे नाम का है। उस समय तो ये भी नहीं होता था कि जो हाँ, पुश्तैनी उस पे क्या करते हैं, उस पे खेती करता आ रहा है, वो सोचता था कि ये मेरी लैंड है। तो कहीं ना क्या हो गया कि जो पीजेंट कम्युनिटी, जो एक्चुअल में जो वर्कर थी, जो एक्चुअल में जो काम करती थी, जो एक्चुअल में खेती करती थी, आपने उसको इतना पीड़ित कर दिया, इतना रेंट, मतलब अननेसेसरी का तो आपने उसको रेंट लगा दिया, उसके उसको लैंड से भी बेदखल कर दिया। तो ये चीजें उसके लिए नेगेटिव होती है, और वो रिसेंटमेंट उसके अंदर ज्यादा होने लग गया। उसके मन में सही ये सर, आने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे मतलब अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर मतलब एक खून खोलने लग गया, बोले ठीक है कि ये ब्रिटिशर्स हमारे भले के लिए काम नहीं करते। जस्ट ठीक, these are due to the policies and the measures taken by the British government, and that was repressive in nature. राइट Okay, राइट, तो ये हो गया पीजेंट का हो गया। अब दूसरा ठीक है, क्या हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं। अब पीजेंट आपने सेक्शन बहुत बड़ा कवर कर लिया इसमें कि पीजेंट कम्युनिटी आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल एंगेज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विद एग्रीकल्चर, राइट। लेबर राइट, फोर्स आज भी बात होती है 50% और 40%, 14%, ओनली 14% इज द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। सिमिलरली उस समय भी 60 to 70% पीजेंट कम्युनिटी ही हुआ करती थी इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी, सर्विस सेक्टर कितने से होते थे उस समय, बहुत कम होते थे। बहुत और आप हाँ, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल इतना लार्ज स्केल पे था नहीं इंडस्ट्रीज। तो मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी वो पीजेंट ही थी। ठीक है, तो ठीक, पीजेंट को जी, इन्होंने निराश कर दिया था अपनी पॉलिसीज की तहत। दूसरा ये क्या हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी इनकी, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी का मोटा मोटा सिद्धांत था कि भाई जो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में जो बैठा हुआ है उसको फायदा होना चाहिए। तो वो क्या करता था कि रॉ मटेरियल उसने खरीदा इंडिया वाले में, जैसे इंडिगो, इंडिगो का आपने बारे में सुना होगा, इंडिगो डाई के यूज में सुने, होती थी, डाई के जी लिए जी इंडिगो। जी ठीक हो, जी सर, हाँ। जी, अब इंडिगो में वो क्या करते थे कि इंडिगो में क्या करते थे कि जो वहां पे प्लांटेशन जो करता था उसको बोलते थे कि भाई इतने इतने पैसे में तू मुझे ये इंडिगो बेचेगा, फाइनल जो प्रोड्यूस होगा रॉ मटेरियल, ठीक है, सही है, इतने में तू मुझे बेचेगा, और फॉर्म में निकाल ले, मतलब उसे लिखा पढ़ी करवा लेते थे कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो काफी कम होता था, जितनी उसका इनपुट कॉस्ट होती थी उससे काफी कम कॉस्ट पे उससे वो करवा देते थे। तो वो तो एक मार ये हो गई। और क्या होता था, जो सही, फिनिश गुड बन के आता था बाहर से, उस पे क्या होता था, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर देते थे। तो क्या होता था अच्छा, कि इंडिया में जो पहले कपड़े जो बनते थे, हैंडलूम्स बनते थे, या पहले जो इंडिया की जो, जैसे ये क्या बोलते हैं, आपने ये सुना होगा, जैसे साड़ियां बनती हैं, हैंडलूम्स की साड़ीज बनती थी, सिल्क के जो काम होते थे, सिल्क के कपड़े बनते थे, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग थी ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स, और उसकी पहुंच मार्केट में काफी थी, मतलब उसकी जो डिमांड थी मार्केट में बहुत थी। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, तो मास स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा वहां पे गुड्स का। बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आने लग गई। ठीक है, यहाँ तो हाथों से कारीगर काम करता था ना, वहां तो मशीन के गुड सही है से सर, काम करता था, सही तो सही, एक गुड डेली 100 या 200 गुड्स निकलते, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की वजह से वहां पे पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम आने लग गई।
और दूसरा क्या करते थे, जब ये कॉस्ट इंडियन टेरिटरी में एंटर होती थी, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाते थे। आज की तारीख में आप देखोगे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस हो और जो बाहर से जो गुड्स आ रहा है उन दोनों में प्राइस में पैरिटी बन सके। दे हैड टू बी एट अ पैरिटी लेवल, मतलब उनमें पैरिटी होनी चाहिए, वरना तो अगर बाहर से हमें सस्ता मिलने लगे आज की तारीख में तो इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने, और उस समय जो पॉलिसी मेकर्स थे, अब तो वेलफेयर स्टेट थे, तो प्रो इंडियन गवर्नमेंट बैठी है अब तो सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बने हुए थे, सो दे वर मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इन फेवर ऑफ दियर नेटिव सिटीजन्स। ओके, राइट सर, वहां के फेवर में पॉलिसीज बनाते थे। उससे क्या हुआ, जो इंडियन की ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री वो खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि मुगलों के समय में कारखाना चला करते थे, कि जैसे कोई बर्तन का काम कर रहा है, कोई नक्काशी का काम करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, ये सब जो इंडस्ट्री थी, रूलिंग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो सब खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। और वो जो गुड्स थे वो कम्पीट भी नहीं कर पाए जो मशीन जो गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कई लोग क्या हो गए थे, कई इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करते थे। जैसे मुर्शिदाबाद एक टाउन हुआ करता था ढाका में, इट वाज वेरी पॉपुलर, कि वहाँ पे काफी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनते थे। अभी भी आप जाओगे लखनऊ, हैदराबाद, आपको एक ऐसे ऐसे पॉकेट्स मिलेंगे वहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। इवन इन जयपुर आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है, लेकिन वो लिमिटेड स्केल में, पहले वो मेजर स्केल पे डेवलप हुआ करती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड हुए, अनएम्प्लॉयड की वजह से वो रिसेंटमेंट हुआ ब्रिटिशर्स के प्रति। ठीक है, तो दूसरा कारण आपका ये हो गया इकोनॉमिक पॉलिसी का। समझ में आया आपको? समझ गया सर। अब इसको नेट सेल में आपको क्या निकलना है कि इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, और नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल तो इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया और जो फिनिश गुड्स होते थे उसका इंपोर्ट करने लग गया। अल्टीमेट ये हुआ, इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो इससे भी रिसेंटमेंट हुआ लोगों के बीच में। तीसरा कारण क्या होता था, ठीक है, दो कारण तो आपके ये हो गए। तीसरा कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण आने लगा, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स होती थी। जैसे आपने देखा होगा कि मानसून कभी कभार वर्क नहीं करता, कभी कभार मानसून अच्छा होता है, कभी कभार मानसून बुरा होता है। तो मानसून अगर अच्छा होगा तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा क्रॉप्स का, मानसून अगर खराब होगा तो आपका प्रोडक्शन खराब कम होगा। तो उस समय फ्रीक्वेंट फेमाइन्स होने लग गई, काफी ज्यादा फेमाइन्स होने लग गई। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कोई पीजेंट्स की या जो वहां पे काम कर रहे थे फार्मर्स, उनकी मदद के लिए कोई आता नहीं था। फेमाइन्स होने के बाद भी उनसे टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, उससे क्या होता था, और गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे मान लो एक आदमी है, फार्मर है, उसकी प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, तो रेंट पे करने के लिए ब्रिटिशर्स को क्या करता था, मनी लैंडर से पैसा लेता था। मनी लैंडर से उसने पैसा लिया तो इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जाता, डेली ब्याज पड़ता था। फिर वो नेक्स्ट बार लगातार दूसरी बार भी अगर खराब फसल हुई तो वो और मारा जाता था, फिर दोबारा उधार ले लेता था, किसी और से उधार ले लेता था। तो वो क्या होता था, नेट विशियस साइकिल में फंस जाता था, डेब्ट ट्रैप जिसे बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता था। तो वो इधर क्या करता था, सुसाइड कर लेता था, या रिबल बन जाएगा, या घर से भाग जाता था। ठीक है, तो वो यही मेजर अपनाता था, ठीक है, फैमिली को मार देगा। तो ये एक अंदर एंगर बढ़ गया था। तो ये फेमाइन्स में गवर्नमेंट ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से भी बहुत इश्यू हुआ था। जैसे उड़ीसा में एक फेमाइन आई थी 1866 में, उड़ीसा में फेमाइन आई थी। ठीक है, सिमिलरली मद्रास में लगातार 2 साल फेमाइन आई थी, 1867 में और 1868 में, पर गवर्नमेंट ने कोई भी सपोर्टिव मेजर्स नहीं लगाए थे उनको। ठीक है, अब फेमाइन्स आने के बाद तीसरा कारण, एक इसके बाद एक और कारण हुआ कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बन गए। आपने देखा पीजेंट भी वर्क हो गया क्योंकि उसका लिया गया, आर्टिशन भी निकल गया, हैंडीक्राफ्ट वर्कर भी जॉब से निकल गया। तब इन लोगों को कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता था कि ब्रिटिश की कॉलोनीज और जगह भी हुआ करती थी, जैसे इवन श्रीलंका वाज अंडर ब्रिटिश कॉलोनी, राइट, श्रीलंका वाज ब्रिटिश कॉलोनी। श्रीलंका में कॉफी प्लांटेशन होता था, टी प्लांटेशन होता था, टी प्लांटेशन हुआ, कॉफी प्लांटेशन हुआ। इसके लिए प्लांटेशन में उनको लेबर की जरूरत होती थी, और इंडिया में शुरू से ही पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है रिलेटिवली,
तो यहाँ पे इजीली चीप लेबर अवेलेबल था। और यहाँ पे दोनों जगह अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो इंडिया काफी जगह जाके माइग्रेट करने लग गई लेबर जो क्लास थी। अब ड्यूरिंग माइग्रेशन क्या होता था, माइग्रेशन में इनको इनह्यूमन तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, मतलब उनको बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता था। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होती थी कि 100 बंदे का ट्रांसपोर्ट होते थे, केवल 90 लोग ही पहुंच पाते थे, 10-12 लोग मर जाते थे रास्ते में। ओके ओके ओके। तो इससे भी काफी रिसेंटमेंट हो गया था लोगों के बीच में। अब आप देखोगे मॉरिशस, आप देखोगे फिजी आइलैंड, आप देखोगे या फिर आप साउथ अफ्रीका में देखोगे, काफी पुराने जो लेबरर्स थे वो माइग्रेट करे हुए हैं उस समय के, जब ब्रिटिश की ये रिप्रेसिव पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। और बेसिकली रिसेंटमेंट का कारण ये था कि उनका इनह्यूमन तरीके से उनको वहां पे ट्रीट किया जाता था और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उनको ट्रीट किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण, वेस्टर्न एजुकेशन और का इम्पैक्ट आने लग गया। पहले इंडिया में एजुकेशन किस बारे में दी जाती थी भाई, वेदों का ज्ञान होता था कि ऋग्वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, क्या बोलते हैं, मतलब रिलीजियस एजुकेशन का आपको ध्यान दिया जाता था और सेक्युलर एजुकेशन कहीं ना कहीं किया जाता था या फिर तो कहीं नहीं था। सेक्युलर एजुकेशन क्या हो गई, आपकी साइंस मैथ हो गई आपकी, ठीक है, आपकी सोशल साइंस हो गई, इन चीजों को अवॉइड किया जाता था। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को ऑपरेट करने के लिए इंडिया में उनको बाबूस की जरूरत हुआ करती थी, जैसे एलडीसी, यूडीसी, ठीक है, क्लर्क लेवल पे जो काम करने के लिए लोग जो थे, तो वो इंडिया से ही रिक्रूट करना चाहते थे, वो बाहर से तो लाना नहीं चाहते थे। बाहर से तो लोग ऑफिसर्स लाए थे गवर्न करने के लिए, उनको इंडियंस चाहिए थे कि जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम कर सके, बट दे हैड टू बी perfect in British education. They have to be well versed in English. They have to be well versed in British taste and language. तो उसी को इम्पार्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वाइड स्केल पे तो नहीं कहूंगा, ब्रिटिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया था, ठीक है। और स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन में आपने देखा होगा मैक्यूले का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी मैक्यूले बोला जाता है, टीबी मैक्यूले, he was a prominent figure as far as spread of education is concerned. 1835 में उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। उन्होंने एक रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। एक डिबेट चली थी, बहुत चर्चित डिबेट थी, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट। ये डिबेट के बारे में पता है आपको? ये डिबेट चली थी, इस डिबेट में बेसिकली ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि जो कंजर्वेटिव पुरानी सोच वाले होते हैं, कि मतलब इंडियन इनके जो प्रोपोनेंट्स थे बेसिकली विलियम जोन्स था, मैक्स मुलर था, ये लोग चाहते थे कि वे इंडियन एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेज में ही इम्पार्ट कराया जाए। समझ, जैसे पंजाबी लैंग्वेज में आप सिखाओ मैथ कैसी होती है, पंजाबी लैंग्वेज में साइंस सिखाओ, ठीक है। और लेकिन एंजेलिसिस्ट कहते थे नहीं, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मीडियम में होनी चाहिए। तो एंजेलिसिस्ट बेसिकली इस कंट्रोवर्सी को, यही कंट्रोवर्सी होती है इसमें, बेसिकली जो जीत हुई वो एंजेलिसिस्ट की हुई और इसके मेजर प्रोपोनेंट थे मैक्यूले। इसके बाद से डिसाइड हो गया 1835 के बाद कि हम लोग यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, स्कूल में जो एजुकेशन देंगे वो इंग्लिश मीडियम में ही देंगे। और उसका मेजर रीजन जो मैंने आपको पहले बताया था, टू क्रिएट ए क्लास विच इज, उनको ये लग रहा था कि जब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो उनकी जो लॉयल्टी होगी आने वाली सिटीजन्स की, आने वाली जनरेशन की, वो ब्रिटिशर्स के प्रति ज्यादा होगी रेदर देन नेटिव रूलर्स या नेटिव नेशन, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के प्रति ज्यादा लॉयल रहेंगे और जब ज्यादा लॉयल्टी होगी तो ब्रिटिशर्स को रूल करना या इसको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई डिबेट वेस्टर्न एजुकेशन की। अब तीसरा कारण, चौथा कारण क्या था, उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट कारण आया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में 3 तरह के रिफॉर्म्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है, अभी मैं लिख के बताता हूँ, रिफॉर्मिस्ट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। अब आप देखोगे कि जो इंडियन सोसाइटी काफी रिडंडेंट थी जब ब्रिटिशर्स आए, तो इंडियन सोसाइटी क्या होती थी, बहुत ही इनवर्ड लुकिंग थी। इनवर्ड लुकिंग इन सेंस थी कि जैसे फीमेल को बहुत नीचे रखा जाता था, SC STs को बहुत नीचे रखा जाता था, चाइल्ड मैरिज बहुत फ्रीक्वेंट थी, डाउरी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, सती प्रथा होती थी, ठीक है। वुमेन एजुकेशन पे तो बिल्कुल नेगलेक्ट था, वुमेन को तो एजुकेट ही नहीं किया जाता था, ठीक है।
तो ये सारे इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए थे। ठीक है। तो कई कई सारे रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने कहा नहीं, जब वो वेस्टर्न एजुकेशन के संपर्क में आया, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली, वेस्टर्न राइट्स के बारे में उनको पता चला कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन में सब बराबर है, तब उन्होंने कहा नहीं, ये सब चीजें चेंज होनी चाहिए। चेंज होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी में ये जो इविल्स हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स चालू हुए। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स को बेसिकली 3 हेड में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आप थोड़े से गलत हो, गलत भी नहीं है, मतलब आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप में चेंजेस आने की जरूरत है। दूसरे आए थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट का मतलब ये होगा कि भाई आपको, कई लोग ऐसे नहीं बोलते कि भाई अपनी संस्कृति आप भूल चुके हो, आप संस्कृति में वापस जाओ। ठीक है, जैसे गो बैक टू वेदास, आर्य समाज ने बात करी, गो बैक टू वेदास। हिंदू मतलब हिंदू क्या हो चुका है, खराब, मतलब करप्ट ब्रीड हो चुकी है, इसको रिवाइव, मतलब इसको दोबारा शुद्धिकरण की जरूरत है। रिवाइवलिस्ट का मतलब ये है कि मतलब आप पुरानी संस्कृति में वापस रिवर्ट कर रहे हो। रिफॉर्मिस्ट में क्या आ रहा है कि आप मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है रिफॉर्मिस्ट। Revivalist is not a concept of modernization, it was going backwards, और मतलब एक ये फीलिंग जताना कि जो हम पहले थे हम ज्यादा बेटर थे, अब हम खराब हो गए। ठीक है, कि हमको जैसे वेदास पढ़ने चाहिए, हमको मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमको गीता ज्यादा पढ़नी चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा करनी चाहिए, ये रिवाइवलिस्ट हो गए। गौ माता का हमको वो करना चाहिए, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको वापस रिकन्वर्ट करवाने लेना चाहिए, जो हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं या ईसाई बन चुके हैं उनको वापस रिकन्वर्ट करके हिंदूज बनाओ। तो दैट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट ये था, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट एक कम्युनल कलर आ गया था मूवमेंट्स में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। समझ रहे हो? एक कम्युनल कलर इसलिए आ गया था कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए कि भाई आप वो ये कहते थे कि प्रायर टू दिल्ली सल्तनत रूल, इट वाज 1200 AD, 1205 में कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी बेसिकली मुस्लिम रूल चालू हो जाता है इंडिया में। उससे पहले का जो इरा था वो बहुत अच्छा था, और जो मुस्लिम जो इरा था वो बहुत ही बैड था और काफी अनसिविलाइज्ड था, की वजह से इंडिया ब्रिटिशर्स की गिरफ्त में आ चुका है। मतलब एक ऐसा नैरेटिव चालू होने लग गया जिसमें वो कहीं ना कहीं मिडिवल एजेस को काफी बैड मानने लग गए, तो अननेसेसरी ग्लोरीफाई भी करने लग गए थे, एक्सेसिव, सोने की चिड़िया था। ठीक है, अननेसेसरी एक जिंगोइज्म या नेशनलिज्म पे जाने लग गए थे। इससे क्या हुआ था, कम्युनलिज्म की फीलिंग आने लगी। तीसरा क्या मूवमेंट होता है, जो जनरल केवल रिफॉर्म की बात करते थे, केवल सोशल रिफॉर्म की बात करते थे, उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कोई चाइल्ड में विडो रीमैरिज की बात कर रहा है, इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। इसमें एक होता है कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बात कर रहा है, उनको कह रहा है कि रिलीजन से लेना देना नहीं, सोसाइटी। वुमेन एजुकेशन की बात कर रहा है, दैट वाज अ रिफॉर्मिस्ट, सोशल रिफॉर्म की जस्ट बात कर रहा है। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या हुआ था, नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। आप समझ रहे हैं वो कंसेप्ट कैसे आ रहा है, नेशनलिज्म की फीलिंग? समझ रहा हूं सर, क्योंकि एक आइडिया ऑफ वी डेवलप होने लगा, लोग एक साथ एक मंच पे आने लगे, आइडिया ऑफ वी डेवलप हो रहा है। वी मतलब हम वी हैं, हमको जो रूल कर रहा है वो ही से, वो गलत, मतलब अगेंस्ट है हमारे, तो हमको इससे लड़ने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। एक साथ होना ही एक फीलिंग नेशनलिज्म का एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब हम चौथा उसके पॉइंट पे जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो गया, उसके बाद हमारा 1857 में भी जो हुआ था उसकी भी एक मेमोरीज कहीं ना कहीं रोल प्ले करी। 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उससे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं काफी सारे चेंजेस आने लगे थे। 1857 तो काफी फेमस इवेंट है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है। इसमें भी सबको पता था कि कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है फोर्सेस के बीच में, नंबर एक, और कैसे मतलब उन्होंने जो नेटिव रूलर्स है उनको खत्म किया है, ब्रिटिश का जो असली चेहरा था वो सामने आने लग गया था। ठीक है, तो 1857 का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है नेशनलिज्म की फीलिंग में कन्वर्ट होने में। लोग लड़े भी थे एक साथ, लोगों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखाई थी, और हालांकि एक ऑल इंडिया करेक्टर नहीं था 1857 का, स्पोरेडिक था, मतलब कहीं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट था, साउथ इंडिया में कम था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई थी। फिर हम आते हैं पांचवा एक्शन होता है कि रिप्रेसिव
एक्शन होने लगे थे। आपने एक व्हाइट मैन्स बर्डन सुना है? व्हाइट मैन्स बर्डन क्या होता है? सर रिपीट करना। व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स व्हाइट, बर्डन। हाँ, नहीं बर्डन सर, एक नहीं थ्योरी नहीं, थी। नहीं। ओके। एक थ्योरी दिया करते थे ब्रिटिशर। ब्रिटिशर से कहते थे कि ये सो कॉल्ड ब्लैक पीपल हैं या जो नॉन वाइट पीपल हैं, वो अनसिविलाइज ओके। लोग हैं, उनको रहना नहीं ओके। आता। हमें ये भगवान ने काम दिया है कि हम इन लोगों को सिविलाइज कर सकें। बेसिकली दे ओके। यूज्ड टू थिंक वी आर रेशियली सुपीरियर टू देम। जी सर। ठीक है, पहला तो ये एक्सपोनेंट। दूसरा क्या करते थे, इस थ्योरी को वो लेजिटिमेसी देते थे अपना दूसरी कंट्री को रूल करने के लिए। भाई इस कंट्री पे तुम ओके। रूल क्यों कर रहे हो? भाई हमारा सही हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हारा ही भला कर रहे हैं। बेसिकली ये है सही सर। कि तुम सही सर। सही। अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें सिविलाइज हम करना चाह रहे हैं। दैट इज आवर ठीक। बर्डन। ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन है, मतलब इसमें तुम्हारा ही गेन है और इसमें एक्चुअली सफरर तो हम है, तुम्हें वो है। तो एक व्हाइट मैन्स बर्डन में कहीं ना कहीं इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इसका रोल था। अभी भी आपने देखा होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर काफी हैशटैग सही ट्वीट वो सही ट्रेंड किया था। सही। जी जी। तो दैट इज द सेम थिंग, दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर। उसके कहीं ना कहीं आपको ट्रेड्स, उसके कहीं ना कहीं आपको उसके एलिमेंट्स अभी भी सोसाइटी में दिख रहे हैं। इवन इन इंडिया इफ यू सी कि हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, उनको किस रेशियल एरोगेंस से देखते हैं, उनको बोलते हैं चिंकी या कुछ भी बोलते हैं, राइट। दैट इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को कैसे ट्रीट करता है, दैट इज ऑल्सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कि भाई ये द्रविडियन है, आर्यन है, प्योर रेस है। कहीं ना कहीं लोगों में ये ठीक फीलिंग है। हालांकि ये ठीक इतनी ठीक। ज्यादा स्प्रेडिव, मतलब उस फॉर्म में नहीं है कि मतलब वो एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो रेशियल एरोगेंस है। तो यही रेशियल एरोगेंस जब हमारे साथ ब्रिटिशर्स करते थे, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ा और हमारे ठीक अंदर है। रिसेंटमेंट हुआ कि भाई ये लोग ऐसा कैसा कह सकते हैं, हाउ कैन दे बी सुपीरियर टू अस, मतलब देयर इज नो साइंस बिहाइंड द रेशियल सुपीरियरिटी, राइट। फिर उसके राइट। बाद दूसरा होता था कि जो लॉज होते थे, अब आजकल के जो लॉज एंड रूल्स बनते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई होती है। उस समय ब्रिटिशर जो रूल्स एंड लॉज बनाते थे वो अकाउंटेबल नहीं होते थे। लोगों के प्रति कोई ओके। अकाउंटेबल थोड़ा ना होता था कि उनको 5 साल बाद वोट लेने जाना है, तो हम ऐसा कानून ना बना रहे जिससे जनता नाराज हो जाए। वो सही अपनी सही। विम्स एंड फैंसीज पे अपने आर्बिट्रेरी अपने डिसीजंस के हिसाब से बनाते थे। तो एक उन्होंने बनाया था सेडिशन का 124A, जो आज भी है इंडियन पेनल कोड में। ठीक है, ओके। 124A सेडिशन का चार्ज इसमें लगाते हैं, देशद्रोह। आपने देखा होगा दे। आज भी लगा, जैसे ठीक। कन्हैया कुमार पे चार्जशीट दाखिल हुई है 124A पे, सेडिशन का ओके। चार्जेस लगाते हैं। सेडिशन का चार्जेस में क्या होता है कि एक होता है कि भाई ही सेड समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब जी। और इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप कुछ भी बोलते हो, आप उसकी लैंग्वेज सुनो, देखोगे 124A की जब आप पढ़ोगे उस पे आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो जो ऑफिसर जो सेक्शन पे एक्ट करेगा ना, वो उसकी विम्स एंड फैंसी है, उसको बुरा लगेगा तो वो एक्शन ले लेगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन जस्टिफाई नहीं थे। जैसे आपने पेपर, ओके। न्यूज़पेपर में आपने किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपको अगले दिन 124A में आपको अंदर कर देंगे जेल के। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ गया सर, हो सकता है समझ गया सर। वो क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट हो कि भाई हम्म। आपने जो खर्चा किया वो जायज नहीं था, आपने केवल ये बात लिखी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस पे सेडिशन का चार्ज लगेगा 124A में, इसको 6 साल की सजा कर दो। तो ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसीज हुआ करती थी गवर्नमेंट की। दूसरा आपने समझ सुना गया। होगा एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जी वर्नाकुलर सर। प्रेस एक्ट, जी सर, सुना है 1878। हाँ, इट वाज इन 1878। जी। This was also a repressive legislative action being taken by उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय जी। में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में। इसमें क्या हुआ था कि जो प्रेस सेंसरशिप का काम करती थी बेसिकली, कि मतलब प्रेस वही लिखेगा जो हम चाहेंगे, अगर इसको थोड़ा भी गलत लिखा तो पूरी प्रेस को बंद करा देंगे और रातों रात बंद करा देंगे। ठीक। और वर्नाकुलर ये था कि वर्नाकुलर जो प्रेसेस हुआ करती थी, वो नेटिव लैंग्वेज में जो प्रेस होती थी उन पे उनका डायरेक्शन ज्यादा था, मतलब ठीक है उस सर। पे उनका फोकस ज्यादा था। क्यों फोकस ज्यादा था? क्योंकि इंग्लिश न्यूज पढ़ने वाले तो बहुत कम हुआ करते होंगे उस समय। बेसिकली जो न्यूज पढ़ते होंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज से ही पढ़ते होंगे लोग बात। तो वो जी। उसको कंट्रोल करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं वर्नाकुलर प्रेस एक मोड ऑफ रेडिकलिज्म या फिर नेशनलिज्म का मोड ना बन जाए। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने ठीक इसको है। बना दिया। तीसरा क्या होता था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आपने सुनी होगी।
हाँ सर, ये 1934 नहीं नहीं, या 1882 लॉर्ड रिपन के 1880। समय। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में बेसिकली क्या था कि पहले क्या होता था कि जो इंग्लिश क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं उनको ट्रायल के समय इंग्लिश जज ही ट्रायल करेंगे, मतलब जो सीट पे जो जजमेंट सुनाएगा वो इंग्लिश जज ही होगा, ही शुड बी ब्रिटिशर्स। ओके। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था कि इंडियन जज कैन आल्सो ट्राई इंग्लिश कन्विक्ट। ठीक है। बेसिकली जैसे मैं कन्विक्ट होकर आप क्या हो गए, मैं इंग्लिश हो गया, मैं ब्रिटिशर हो गया और आप इंडियन जज हो गए, तो आप मुझे ट्राई कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। ठीक। तो इल्बर्ट बिल बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर था, लेकिन जैसे ये बिल टेबल पे आया तो इंग्लिश लोगों ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंग्लिश कॉन्वेक्ट को कोई इंडियन जज ट्राई करेगा। तो इनका रेशियल एरोगेंस उसका नखर के आया, मतलब जब उसका रिसेंटमेंट सही। उन्होंने किया, सब लोगों को लगा कि भाई ये तो काफी रेशियली एरोगेंट है। तो उस जो कंट्रोवर्सी के बाद में बिल में चेंजेस करने पड़े और वो अल्टीमेटली वो जो प्रोग्रेसिव स्टेप था उसको वापस लेना पड़ा। तो उससे ये ठीक, लगा ठीक, कि ये ठीक, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेशियल एरोगेंस के नाम पे चूर है। तो ये भी बहुत बड़े ठीक। रिप्रेसिव जो टूल्स और लेजिस्लेटिव मेजर्स जो लिए गए थे ब्रिटिशर द्वारा, दे आल्सो बिकम द लिंच पिन ऑफ कि भाई नेशनलिज्म को राइज करने में इनका काफी मदद थी। कि आज की तारीख में जैसा ऐसा हो जाए ना कि लोग बहुत ज्यादा मारने लग जाए, किसी को इतना ज्यादा प्रताड़ित करने लग जाए कि लोगों में ये कहेगा कि यार ये गवर्नमेंट रूल करने लायक नहीं है, क्योंकि ये काफी रिप्रेसिव इन ठीक, नेचर में है। ये बेनी ठीक, ठीक। वेलफेयरिज्म के पार्ट में नहीं है, मतलब एक सपोर्टिव गवर्नमेंट या एमिकेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो ये भी एक कारण थे कि सही। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग आई। फिर एक लास्ट फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल था, ब्रिटिशर्स ने खुद को डेवलप करने के लिए जो किया था, जैसे रेलवे था, इंडियन रेलवेज का एनलार्जमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था रेलवे का, वो बेसिकली खुद के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हुआ था। उनका मकसद क्या था ठीक है। कि जो रॉ मटेरियल है उनको एरिया से मूवमेंट। निकाल के पोर्ट्स पे लाया जा सके और उनको एक्सपोर्ट जी। किया जा सके। दूसरा ठीक कारण बात। दूसरा उनका रीजन था कि जो फोर्सेस हैं, आर्मी है, उसको इजीली मोबिलाइज किया जा सके। ठीक है। सही सर। कि मतलब कहीं ना कहीं म्यूटिनी हो गई या कहीं ना कहीं हमें एनेक्सेशन करना है तो हम फटाफट फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ठीक रेलवे है। उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए था। तो तीसरा इंपॉर्टेंट था रेलवे का कि रेलवे में ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इरा इंग्लैंड में काफी सारा कैपिटल लोगों के पास था, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा था, लोगों के पास बहुत पैसा आने लग गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नया नया बना था, काफी लोग अमीर होने लगे, लोगों के हाथों में बहुत पैसा था। अब उनको पैसे को इन्वेस्ट करना था कि ताकि उस पर ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। बट द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन ब्रिटिश एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक सैचुरेशन लेवल पे आ गई थी, मतलब कैरिंग ओके। कैपेसिटी से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही थी। अब उनको देखा कि इंडिया में रेलवे में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मतलब ठीक। रेलवे में आप 100 रुपए लगाओ, आपको एक साल बाद 210 रुपए मिल जाएंगे। इट वॉज लाइक दैट। ओके, ओके, समझ ओके, रहे हो? ओके। तो समझ एक गया। कारण उनका ये था। तो जो रेलवे को डेवलप करने का कारण था एंटायरली सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने था और ब्रिटिश को एक्सपेंड करने का ही था। बट हुआ ही क्या, ओके। इसका बाय प्रोडक्ट ये निकला कि कहीं ना कहीं इंडियंस भी मूव करने लग गए, एक जगह से दूसरे जगह जाने लग गए, कॉन्टेक्ट में जी। आने लग गए। तो उनको पॉलिटिकल डेवलप होने में, अपने विचारों का आदान प्रदान करने में, और फिर उन लोगों ने देखा कि हर जगह इंडिया की हालत यही खराब है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिफिकेशन में भी काम किया रेलवे ने। ठीक, ठीक। ठीक है। ठीक है। हम्म। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में भी एज अ बाय प्रोडक्ट काम किया। ठीक ठीक है। सर। ठीक, ठीक। दूसरा, प्रेस प्रेस एडवेंट ऑफ प्रेस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया कि भाई आज न्यूज में कुछ छप रहा है, आज बाल गंगाधर तिलक कुछ बोल रहा है, तो वो जी सर। पंजाब में भी पता कैसे लग पा रहा है, न्यूज के माध्यम से। टीवी तो हुआ नहीं करते थे, रेडियो भी नहीं सही हुआ सर। करते थे सही। उस समय। ठीक। तो प्रेस के जी। माध्यम से पैम्पलेट छपा करते थे, सेमिनार छपा करते थे, लोग चिपका दिया करते थे। तो जो प्रेस आई, इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ, इससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग हुई। जैसे भगत सिंह है, तो भगत सिंह के आइडियाज कैसे प्रोपोगेट हुए, भगत सिंह के ठीक। आइडियाज इसीलिए प्रोपोगेट हुए क्योंकि जब उनके ट्रायल के दौरान मीडिया रहा करती थी, तो मीडिया जो रोज का जो भी नरेशन होता था वो छापती थी कि जज ने क्या कहा, लॉयर ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट के लॉयर ने क्या कहा, भगत सिंह जी के लॉयर ने क्या कहा, भगत सिंह ने क्या कहा। तो ये स्टेटमेंट पब्लिक लाइफ में आने लगे। उसके बाद से उनका जो पॉपुलैरिटी थी बहुत इंक्रीज हो गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी पहले थोड़ा ना इंक्रीज हुई थी, कि जब उनको न्यूज़पेपर का एक मोड मिला, एक मीडियम मिला, तो लोगों तक उनका मोटिव पहुंचा, लोगों तक उनकी सोच पहुंची, तब वो भगत सिंह बना।
समझ रहे हो? तो प्रेस का कहीं ना कहीं ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म की फीलिंग का। तो ये तो हमने कारण पढ़ लिए नेशनलिज्म की फीलिंग पे। अब इसमें कहीं ना कहीं मतलब काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनलिज्म वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन, सपोज करो, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन। तो ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि जैसे ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन थी, इन्होंने नेटिव स्कूल्स बनाए, वो सेंटर बन गए। इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड होना, इंग्लिश एजुकेशन का मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स और उसके बारे में पता लगना, फिर रेलवेज का एक्सपेंशन होना, प्रेस का एक्सपेंशन होना, टेलीग्राफ टेलीग्राफ का जाना, जिसमें टेलीग्राफ जाते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या हो गए मॉडर्न, इवन दो ये ब्रिटिश अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए कर रहा था, और इसके बाय प्रोडक्ट के वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म डेवलप होने लग गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक सर, ठीक है। मैं आपको जैसे बॉडी बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे कोई भी आंसर अगर होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन चीजें होती हैं हमेशा। जी। इंट्रो, बॉडी एंड द कंक्लूजन, तीन पार्ट में होता है। तो इंट्रो हमेशा क्या होता है? 20 to 30 वर्ड्स, 20 वर्ड्स का होता है, ये अभी 10 to 15, बाकी जो होती है रेस्ट बॉडी होती है, ठीक है। 20 वर्ड्स में हमेशा इंट्रोडक्शन में आप जो आपको जो कीवर्ड पूछा जा रहा है उसके बारे में आप हमेशा एक्सप्लेन कर दो। बाकी बॉडी में जो आप अपनी बात रखना चाहते हो, और कंक्लूजन में जो आपने बॉडी में जो बात करी है उसकी एक समरी सी लिख दो, दैट इज कंक्लूजन। ठीक सर, और इसी बेसिस पे आपको नंबर मिल जाते हैं अलग अलग। सर, ठीक। इंट्रो में आपको मिल जाएंगे, बॉडी में आपको मिल जाएंगे, और कंक्लूजन में आपको मिल जाएंगे। फिर आप उस पर डायग्राम बनाओ, चार्ट्स बनाओ, या फिर मैप बनाओ, ये आपकी इच्छा है। आप कितना इनोवेटिव हो सकते हो, कितना मार्क्स आप उस पर रीड कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ, समझ में आ गया। हाँ, अब हम चलते हैं प्री कांग्रेस एसोसिएशंस क्या थी। मतलब 1885 में कांग्रेस आई थी, लेकिन उससे पहले भी जी। पॉलिटिकल यूनिट्स काफी थी इंडिया में जो आई, ठीक है। हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट यूनिट, उससे पहले भी काफी सारी हुई थी। तो इसको आप एक बार कहीं ना किसी भी बुक में आप पढ़ लेना कि कई सारी आपको ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या पूछ लिया जाता है कि ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन और फाउंडर, सही है। कौन फाउंडर था, और एक रीजनल रीजनल करेक्टर, मतलब रीजनल किस रीजन से बिलोंग करते थे, कि बेंगलोर से है, या फिर बंगाल में था, या मद्रास प्रेसिडेंसी में था, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्री तक लिमिटेड है इसका रोल। प्री में ही क्वेश्चन ठीक। पूछे जाते हैं, वो भी हालांकि इतने फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन प्री के लिए आप कोई भी बुक में पढ़ोगे आपको ये मिल जाएंगे। एक तो मैं एग्जाम्पल आपको कोट कर देता हूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया 1852। एक होता है इंडियन एसोसिएशन हो गया, एक हो गया आपका लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। ठीक है ऐसे सर। 5 से आप 7 या 8 ऐसे कुछ सोसाइटीज होंगे, उनके ईयर आप नोट कर लेना, और आप ये देख लेना कि उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। लेकिन इनका बस एक कॉमन आप चीज आप पढ़ सकते हो। इनमें कॉमन चीज में ये था कि इनमें एक प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इनको, ये कहा जा सकता है कि इनमें एक मिनट, इसका इनके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये कभी भी मेंस में मैंने जितना भी एनालिसिस किया लास्ट के 25 ईयर्स में, कभी इतना ज्यादा पूछा नहीं गया कि प्री कांग्रेस इरा में जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स बने थे उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। फिर भी हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो इनमें लैक ऑफ ऑल इंडिया करेक्टर, ठीक है सर। ठीक है। लोकलाइज्ड अप्रोच थी, कि मतलब कोई बंगाल का होगा, कोई सही है। मद्रास का होगा, तो लोकलाइज अप्रोच थी। तीसरा ये था कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन था, ठीक है सर। जैसे मास का इतना ज्यादा मूवमेंट, मतलब पार्टिसिपेशन है। लिमिटेड इन द सेंस होता था कि जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी हो गई, तो उसमें जो बड़े बड़े जमींदार हो गए उन्हीं का पार्टिसिपेशन, उन्हीं की मेंबरशिप हो गई, ठीक है। ठीक सर।
नॉट वेहेमेंट अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश। और कहीं ना कहीं इनमें ब्रिटिशर्स के इतने अगेंस्ट नहीं थे कोई भी, ये केवल एक प्लेटफॉर्म सही पे है। जिसमें अपनी बात ब्रिटिशर्स के पास ले आते थे। दे वर नॉट वेहेमेंट अपोजिशन ब्रिटिशर्स का, इन्होंने कभी नहीं किया। कोई ऐसी इन्होंने बात नहीं कही जिससे ये लगे कि ये ब्रिटिशर्स का असली चेहरा ये सामने ला पाए। तो बस ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, प्री कांग्रेस एसोसिएशन की एक लिस्ट आप बना लो एक टेबल पे, जैसे मैंने आपको बताया, और वो आप इंपॉर्टेंट उसको जॉट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल ठीक है कांग्रेस की सर। तरफ। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब आईएनसी क्यों आया, वाई क्यों आया भाई आईएनसी। जो हमने बात करी, जो 4-5 उसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखे, वही कारण थे आईएनसी क्यों आया, कि भाई कोई ऑल इंडिया करेक्टर नहीं मिल रहा था। ठीक है, और एक सेफ्टी वॉल थ्योरी दी जाती है। सेफ्टी वॉल थ्योरी आपने पढ़ी है? सेफ्टी वॉल थ्योरी। नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं। सेफ्टी वॉल पता है आपको क्या होता है? कि जैसे कि कोई बीकर काम करता हाँ है, सर। रिएक्टर काम करता है, तो उसमें प्रेशर रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल होता है, ताकि जी सर मतलब सर, उसमें हाँ जो वो एक्सेसिव प्रेशर है उसको रिलीज किया जा सकता है कंट्रोल्ड वे में। तो ठीक है मतलब ये सर। कहा जाता है, ब्रिटिशर्स की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उनको ये लगता था कि 1857 का जो इवेंट हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देयर माइट बी ए चांस कि देयर विल बी ए रिपीटिशन ऑफ 1857 अगेन। ओके, लोगों को लगा कि ओके। ब्रिटिशर्स को लगा कि 1857 दोबारा होगा, और ब्रिटिशर्स इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे थे। तो वो सही सो रहे है थे सर। कि एक हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना दें ताकि जो भी रिसेंटमेंट है इसके थ्रू आता रहे उन लोगों को। अब जैसे आप किसी के खिलाफ कुछ गलत मतलब आप गलत सोचते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनेगा ना बिल्कुल भी, तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। और एक आदमी आपकी बात सुन लेगा ना, तो आपको थोड़ा सा आपका गुस्सा शांत हो जाता है, एक समझ गया सर, नेचुरल समझ टेंडेंसी। गया। ठीक है, सही। तो अब उनको ये लगा कि भाई 1857 का रिपीट ना हो, तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को उनको बना के दे देते हैं, तो ये खिलौने की तरह काम करेगा। इसमें लोग आएंगे ठीक। और हमें पता चलता रहेगा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इनकी सोच क्या है, तो किस तरीके से आम कर, ताकि हम 2 चाल इनसे आगे रहें इनको कंट्रोल करने के ठीक लिए, कि भाई ये ठीक ऐसा ठीक। सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरी दी जाती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। और हालांकि इसके ओके। प्रोपोनेंट भी हैं, इसके अगेंस्ट भी हैं, उसको आंसर राइटिंग में लोग लिखते भी कम ही है, मतलब ओके। मेजॉरिटी के, कि ये ऐसा फील होता है कि ये ब्रिटिशर्स की कठपुतली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस अल्टीमेटली व्हेन वी आर कोटिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ओके, तो मतलब वी लिटरली प्लेड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, अगर ये थ्योरी का आप सपोर्ट कर रहे हो तो। समझ लो ना मेरी बात, कि जी भाई सर, जी समझ ब्रिटिशर्स गया। चाहते थे और आपने ये बनवा दिया। तो पर ये हम्म, दी जाती है, जो बुक्स में मैंने पढ़ा है ये थ्योरीज दी जाती हैं। फिर ठीक है। लेकिन हम इसमें आंसर, हम टू बी फ्रैंक हम ये लिखेंगे ताकि हम प्रो इंडियन लगे, मतलब थोड़ा सा वो सही करेक्ट सर। होना। तो पहला हम आंसर लिखते हैं कि हमेशा कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, इसलिए। ठीक है, फॉरमोस्ट रीजन यही था कि एक पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट कर सके, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा पॉलिटिकल कोई यूनिट होने के लिए हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, इसलिए हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। और इसमें एहो व्यूम, जी सर। he played a prominent role. He was a retired British civil servant. He played a prominent role in the establishment of Indian National Congress. पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 18 दिसंबर। These dates are important as far as pre is concerned. Okay, तो ये प्री में ठीक। ये मेजर आप पढ़ सकते हो। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, अंडर द, मुंबई सर। पहला मुंबई में हुआ था क्या? मुंबई सर, मुंबई सर। ओ सॉरी, मुंबई में। हाँ। It was under the leadership of उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है सर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया, पहला अधिवेशन हुआ उमेश चंद्र बैनर्जी का। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि भाई अब सेटअप हो गया। क्यों सेटअप हो गया, हमने बात कर ली कि ऑल इंडिया करेक्टर देने के लिए। पहले लोग सेगमेंटेड एटीट्यूड में थे, उस चीज को मतलब एक ज्यादा थ्रस्ट देने के लिए, ताकि ऑल इंडिया में लोग हर जगह से लोग मिल सकें, इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई।
अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑब्जेक्टिव ये थे, पहला पॉलिटिकल एजुकेशन को इम्पार्ट करना। पॉलिटिकल एजुकेशन क्या हो गई? यही पॉलिटिकल मतलब एजुकेशन बेसिकली ये होती है ना, जैसे आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, कि कौन कितना पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ा रही है, कितना कम कर रही है, डिफेंस में कितना एक्सपेंड कर रही है, हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही है। एजुकेशन, दैट इज पॉलिटिकली एजुकेशन। ठीक है, कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है, किसका कैंडिडेचर है, किस कास्ट का खड़ा हो, दैट इज अ पॉलिटिकल एजुकेशन। ठीक है, अब पॉलिटिक्स को जब तक अकाउंटेबल नहीं बना पाओगे, जब तक आप इतने ज्यादा एजुकेटेड हो रहोगे कि आप वेयर अबाउट्स को, मतलब आप जानते हो चीजों को। इग्नोरेंस में तो आप किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, ना उसके साथ खड़े हो सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ तो, रहा हूँ। तो पॉलिटिकल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को ये बताना कि उनके राइट्स क्या हैं, नेशन की मतलब क्या होता है, इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट है, इंडिया एक नेशनल यूनिट ऑल्सो है, तो ब्रिटिशर्स का क्या रोल है और क्या थ्योरीज हैं। तो ये चीजों को समझाना और रिलेशन को समझाना, ये सबसे बड़ा काम था जो मॉडरेट्स ने किया। दूसरा ये था, इट एक्ट एज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। सपोज जैसे मैंने बताया कि if the session is going on Mumbai, people used to come from Tamil Nadu also, people used to come from the Calcutta also, so they used to come with their own regional problems. अब वो रीजनल प्रॉब्लम्स पे वो सेमिनार्स होते थे, डेलिब्रेशंस होता था, डिस्कशंस होते थे, एंड आउट ऑफ दिस रीजनल प्रॉब्लम्स दे यूज्ड टू फाइंड आउट कि इन तीनों में से एक नेशनल कैरेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, हम उस चीज को ब्रिटिशर्स के सामने लेके जाएंगे। बट एट द सेम टाइम लोगों को एक्विटेंस होती थी कि भाई हाँ, अब जैसे राजस्थान में बात करो तो राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी की समस्या। असम में आज बाढ़ की समस्या हो रही है। कंट्री सेम है, बट दे आर फेसिंग ए डिफरेंट ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, राइट? कि एक को एक्सेसिव रेन से प्रॉब्लम है और एक को लैक ऑफ रेन से प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक ही पॉलिसी बना दें दोनों के लिए तो गलत होगा ना। ठीक बात है ना? जी। तो वो जी सर। उस चीज को पाने के लिए दोनों को एक ही मंच पे आना पड़ेगा, तभी जो नेशनल लेवल पे जो आदमी बनेगा वो दोनों के इंटरेस्ट को एड्रेस कर पाएगा। तीसरा कारण ये था, तीसरा ये था मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से ही बनता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं वोमेश चंद बनर्जी बन गया, 5 जने उसके साथ में लग गए और 6 जने से कांग्रेस बन गई ना। तो सेशन हैज टू बी एक कैडर होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, कैडर में लोगों की सदस्यता होनी चाहिए, तो लोगों को मोबिलाइज, मतलब लोगों को मेंबरशिप करवानी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इवन यू, मी, एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी, राइट? तो वो पॉलिटिकल पार्टी में मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी था। वो मोबिलाइजेशन का भी काम इन्होंने करा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस में तमिलनाडु से भी जो भी सिटीजन है, मतलब सॉरी, तमिलनाडु का जो भी नेटिव है वो भी मेंबर है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर का जो नेटिव है वो भी मेंबर है। इट वाज लाइक दैट। तो मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी था कि भाई आपकी एक आइडेंटिटी बनी कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट एन इनिशियल लेवल। उसके बाद इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। डिमांड्स क्या क्या थी बेसिकली वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिमांड्स पे। डिमांड्स मतलब, अब डिमांड्स को बेसिकली अलग अलग एंगल से देखा जाता है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड में वो चाह रहे थे कि भाई इंडिया भी गवर्नेंस का हिस्सा बने, और अभी तक तो गवर्नेंस में इंग्लिश ही थे मेन। ठीक है, मतलब इंग्लिश ही एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंग्लिश ही सारे ऑफिसर्स बने हुए हैं, सब लोग सारा काम इंग्लिश देख रहे हैं। वो चाह रहे थे कि इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। लॉ मेकिंग बॉडीज में इंडियंस आए, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव बॉडीज में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो। तो पहली उनकी डिमांड थी कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। ठीक है सर। इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। दूसरी उनकी डिमांड थी, सबसे मेजर जो डिमांड थी, वो इकोनॉमिक डिमांड थी। जैसे अपन ने इकोनॉमिक डिमांड डिस्कस करी थी ना कि वो इट यूज्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द नेटिव ब्रिटिशर्स rather than it was anti India। तो वो डिमांड थी कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करो। ठीक बात, समझ गया सर। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। दूसरी जी उनकी बात होती थी कि भाई जो पीजेंट्स का प्रोटेक्शन करो, जी सर। ड्यूरिंग फेमाइन आपके बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम्म। तीसरी थी कि रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, सही लैंड है सर। हाँ। रेवेन्यू आप जो लेते हो बहुत ज्यादा, वो भी आप रिड्यूस करो, ये अननेसेसरी का हाई है और इसका कोई भी रेशनल रीजन नहीं है कि आपने इतना इसको हाई कर रखा है। ठीक है, तो सही ये है इकोनॉमिक डिमांड्स होती थी। दूसरा इकोनॉमिक डिमांड्स ये होगी जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वॉर पे, आर्मी पे, हम्म, इसको भी कम करो। रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको लिखा जा सकता है, अगर मैं लिखूं रेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो आप इसको? जी सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो समझ रहे ये भी हैं। अपन लिख सकते हैं। हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी हम लिख सकते हैं, ठीक। रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक, हाँ, एक दूसरी बात और मैं ये कह रहा था कि जब हम पढ़ते हैं ना तो जैसे इन वर्ड्स का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्मी शुड बी रिड्यूस, पर आप रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर लिखोगे ना तो ज्यादा वजन पड़ता है स्टेट्स में। सही समझ सर, रहे हो आप? सही सही। हाँ, सही तो सर, समझ रहे these हैं। हाँ, बिल्कुल। these English vocab has to be increased to that particular level कि भाई उसको लगे कि भाई हाँ इसने थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। सही सर। तो ये ठीक सर, बेसिकली ठीक। इकोनॉमिक उनकी डिमांड्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हो गई। अब चलते हैं उनकी तीसरे लेवल की डिमांड पे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन चलाता था एडमिनिस्ट्रेशन को? यही सर, सिविल सर्विसेज वाले होंगे, यही है ना? हाँ, सिविल ब्रिटिश सर्विसेज होते ऑफिस। थे। अब उसमें जो क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम रखते थे वही तो लंदन में रखते थे पहला। ठीक है, और मेरिट बेस नहीं होता था वो। ओके सर। और जब वो उसको मेरिट बेस भी किया गया ना तो क्या करा गया, जो एज जो थी पहले 21 थी मैक्सिमम एज, अभी जैसे 32 है ना सिविल सर्विसेज की, मैक्सिमम एज 21 होती थी इंडियंस के लिए, फिर उसको 19 कर दिया गया ताकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नल एंड सही वॉइड हो जाए। सही। सही है सर। तो इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने कहा कि एक तो एग्जाम इंडिया में कंडक्ट कराओ और जो इसकी एज है इसको बढ़ाओ। ठीक है, ठीक सर। तो इससे क्या होगा, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो एक तीसरी डिमांड ये हो गई। चौथी डिमांड इनकी क्या हो गई, जुडिशियल डिमांड हो गई। ओके सर। जुडिशियल डिमांड मान लो, सपोज करो एक आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और कंपनी में आप कुछ एक्शन लेते हो कि जैसे प्रोक्योरमेंट कर रहे हो कि भाई आपने 10 लैपटॉप खरीदे और उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई, और उसको जज करने के लिए एक कमेटी बनाएगी, उसका अध्यक्ष भी आपको बना दिया गया, तब क्या होगा? सही। फेवर बायस मतलब डिसीजन। हाँ, आप ही एग्जीक्यूटिव हो और आप ही जज कर रहे हो उस चीज को, तो ये चीज तो सही नहीं है ना। कि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जजमेंट सफर करेगा, इंसाफ जस्टिस सफर करेगा, इसमें जस्टिस तो किसी को मिलने नहीं वाला। तो उनका क्या था कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके। ठीक है, दिस हैज टू ठीक बी, है सर। क्या बोलते हैं उसे, कि दो लोगों को इनमें काम करना चाहिए, मतलब एक ही आदमी में दोनों पावर्स को नहीं देना चाहिए, जुडिशरी की सही और है सर। एग्जीक्यूटिव की। तो ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन आपका बन गया ना कि डिमांड में क्या लिखना है आपको, कि व्हाट वर द मेजर डिमांड्स पुट बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज। तो आप इस चीज को सेग्रीगेट करके लिख सकते हो, देयर आर बेसिकली 4 काइंड ऑफ डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचर डिमांड्स, और उसके बाद उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका 100 वर्ड्स का इजीली, आप इसमें तो आप आंसर 150 वर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ठीक कई ठीक। लोग क्या करते हैं कि बस जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद क्या लिख दिया, इंडियन पार्टिसिपेशन लिख दिया, मतलब हैप्पीजर्ड बैनर में लिख दिया उसको, सब हेडिंग में नहीं लिख। समझ गया सर। ठीक 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 है। हम्म। हेलो। इकोनॉमिक ये डिमांड थी है। अब ये पूछा जा सकता है
आपके वहाँ नेटवर्क इशू हो गया सर? हेलो। हाँ जी सर, बोलो बोलो सर। हाँ जी। व्हाइट बोर्ड हट गया ना? अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? आ गया सर, आ गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का? एक तो इसका हो गया एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लिया, जी सर। वाई हमने पढ़ लिया, क्यों एस्टेब्लिश हुआ, और हम्म, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, सही है सर। इसकी डिमांड्स डिमांड्स पढ़ ली अलग अलग जी एंगल से। ठीक है, जी सर। अब इनके कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। ओके सर। अर्ली नेशनलिस्ट, मतलब ये तो हमने चार वे मतलब कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेसिकली मान लो 1885 से 1905 तक क्या रोल रहा था, इसका आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है पहला ये सर। था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ट्रू नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मतलब सक्सेसफुली उसने अपने आप को इम्प्रिंट कर लिया था इस नाम से। ठीक है, सब ठीक है लोग सर। हाँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस फेलियर की तरह नहीं निकला था। हो सकता था कि मतलब हिस्ट्री में ये भी हो सकता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल ही हो जाता, बट दे वर एबल टू सर्वाइव ना, अगेंस्ट द टाइड्स दे वर एबल टू सर्वाइव। सो इट जी कम्स सर। आउट टू बी ए ट्रू, लोगों की एक्सेप्टेंस मिल गई थी, मतलब इसको एक लेजिटिमेसी इसको मिल गई थी। ठीक है सर। It gave a deeper understanding about the colonialism. ओके सर। मतलब उन्होंने कहा था कॉलोनियलिज्म कोई खैरात नहीं है कि मतलब वो व्हाइट्समैन बर्डन के नाम पे आपको कह रहे हैं कि हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, हम आपको ठीक करने आए हैं, और हम्म। हम आपसे सुपीरियर हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका ट्रू नेचर यही है कि दे आर प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स बेसिकली। दे सही आर सर। here to just to loot us और just to make profit, nothing else। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने इंडियंस को समझाने की कोशिश करी, एंड दे वर टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल इन दैट कि भाई पीजेंट्स के साथ बुरा हो रहा है, इंडियन फार्मर्स के साथ बुरा हो रहा है, इंडियन लेबर क्लास के साथ बुरा हो रहा है, आर्टिशियंस के साथ बुरा हो रहा है, इवन इंडियंस जो दोज हु आर वर्किंग विद द इंडियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ भी बुरा हो रहा है कि उनको प्रमोशन के चांस नहीं मिल रहे हैं, सिविल सर्विसेज में उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है, सबऑर्डिनेट में इनको रखा जा रहा है, इनको स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में जाने का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो ये डीपर ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई उनका ट्रू नेचर क्या है, असली चेहरा क्या है ब्रिटिशर्स का, ये उन्होंने समझाने का। सही है फिर सर। वी एज ए नेशन की फीलिंग उन्होंने, दे वर डेवलप कर। एक्चुअली सक्सेसफुल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ वी एज ए नेशन कि हम लोग क्या हैं और वो लोग कौन है, हमें क्या लड़ना है, क्या ऑब्जेक्ट। अब चीजें क्या होगी, थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर होने लग गई थी कि हाँ आर 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 एनिमी इज ब्रिटिशर्स, हमें इवेंचुअली उन उन लोगों को यहाँ से भगाना है, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ठीक सर। ठीक है। ठीक है। चौथा आप कर सकते हो, दे वर एबल टू इम्पार्ट पॉलिटिकल एजुकेशन, राइट? राइट सर, They were राइट। able to impart political education to a great extent, to a great extent। अपनों ने ऊपर पढ़ाई है सर। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली कंट्रीब्यूशन हो गया अर्ली नेशनलिस्ट का कि क्या नेशनलिस्ट का करेक्टर हो गया। अब हम ठीक जाते हैं हाँ, मेथड क्या थे, मेथड्स क्या थे इसके। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, प्रेयर, पिटीशन और मेमोरेंडम। आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, सरकार से आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या करती है आजकल की मतलब लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं जैसे जिला कलेक्ट्रेट चले गए, एमएलए के पास चले गए, एमपी के पास चले गए,
सरपंच के पास जाके उन्होंने अपनी कागज में वो लिख के दे देते हैं कि साहब हमारे नल में पानी नहीं आता, हमारी सड़क खराब हो रही है। तो ये क्या तरीका हो गया? एक तो आप प्रेयर कर रहे हो उससे, उसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, सही है। पिटीशन कर रहे हो उससे उससे वो कह रहे हो कि साहब हमारा देख लो, ये काम करो। मेमोरेंडम क्या होता है? जब ऑफिशियल चैनल के थ्रू आप पूरा एक अपना रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के जाते हो, जैसे आपने बच्चों में पढ़ा भी होगा, ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपा, सही है। कलेक्टर ठीक के है पास गए, ज्ञापन सौंपा। जी। तो दीज वर द मेथड्स बीइंग अंडरटेकन बाय द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। तो इसमें आप लिख सकते हो कि फिगर डाल के मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स के तरीके हुआ करते थे। वो मेमोरेंडम देते सही है थे सर। ब्रिटिशर्स के सामने, उनसे प्रेयर करते थे या पिटीशन रखते थे उनके सामने। दीज वर द मेथड्स बीइंग अडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स। सिमिलरली हम चाहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या मेथड होते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो मॉडरेट्स ग्रुप हुआ था। अब भाई सही मॉडरेट है। के ग्रुप से लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उनसे जो रिजल्ट जो था वो इतना ज्यादा जितना चाह रहे थे लोग, कि जितना ज्यादा चेंजेस चाह रहे थे उतनी ज्यादा डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। तो नेशनलिस्ट ये रेडिकल ग्रुप आया कांग्रेस में से। एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ, दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। ये भी कांग्रेस ही है, ये भी कांग्रेस सही का है। है, बट ये दोनों क्या है? इन देयर वेज एंड मीन्स दे आर डिफरेंट, देयर ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, इन देयर वेज एंड मीन्स दे आर डिफरेंट। उनका ये सही है था सर। कि भाई मास को मोबिलाइज करो, कि भाई जब तक एमएलए के घर के आगे 100 लोग खड़े नहीं करेंगे ना, ये सुनने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। बाइकआउट करो उनका, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये विजिबल है क्या थोड़ा सा येलो? बिल्कुल सर, बिल्कुल विजिबल है सर। हाँ, और ये है बाइकआउट ऑफ फॉरेन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ओके सर। दो तरह के बाइकआउट, कि भाई हम ना तो उनके स्कूल में जाएंगे, ना उनके कॉलेजेस में जाएंगे, ना उनके डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, ना हम जुडिशरी में जाएंगे, कि सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं के थे ना उस समय के। हमारी तो अलग तरह के सिस्टम चलते थे, जी सर। हमारे जी स्कूल भी अलग थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब करेंगे तो हो सकता है कि हमें रिजल्ट ज्यादा मिले। मॉडरेट्स कहते थे कि नहीं, हमारा एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ ऐसा ये तरीके होने चाहिए थे। अब इन तरीकों की वजह से इन दोनों में तकरार होने लगी। these were the extremists these were the extremists, these were the moderates. Now they are fighting, there are inherent differences between them, और ये differences पहले से थे, बट ये चलते 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 सूरत स्प्लिट 1907 में बहुत ज्यादा हो गया। सूरत स्प्लिट जब हुआ 1885 में ऐसा था, ये डिफरेंस, ये रिसेंटमेंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 1885 से जब हम बात करते हैं 1907 में जाके ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब जैसे आप ब्लॉक डायग्राम बना के दोनों के बीच में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये बना सकते हो इजीली। ठीक है, ठीक है सर। ग्राफ भी आप बना सकते हो। मतलब ये क्या होता है, बहुत ही इनोवेटिव होता है, किसी बुक में नहीं लिखा होता ये, सही बात बता। समझ। ठीक है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है टॉपर्स में और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते या फिर जिनको रैंक नीचे आता है। ठीक है, सही है सर। अब आगे चलते हैं। पर ऐसा ये कहना भी गलत होगा कि भाई दोनों में इतना रिसेंटमेंट हम दिखाएं, आंसर राइटिंग में ऐसा लगे कि भाई नहीं, कि यार ये तो, मतलब हम बीइंग ए सिविल सर्वेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक न्यूट्रल ग्राउंड हमेशा पकड़ के चलना पड़ेगा। आप किसी की साइड नहीं ले सकते कभी भी। आप जी साइड सर। लोगे केवल लॉ की, पॉलिसीज की और स्कीम। जो लॉ कहता है वो आप करना है, जो स्कीम कह रही है वो आपको करना है, जो पॉलिसी करनी है। तो कभी भी आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते। नाइदर इन इंटरव्यू भी ये देखना चाहता है कि आप एक्सट्रीम वाले बंदे तो नहीं हो ना, कि आप एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को तो लेके नहीं चलते कभी भी। आप एक होने चाहिए कि डायनामिक इन नेचर होने चाहिए, और एक होने चाहिए फ्लेक्सिबल इन नेचर होनी चाहिए एज फार एज सिविल सर्वेंट इज कंसर्न। जैसे मैं तो यहाँ काम करता हूँ, कलेक्टेड जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो ये मैंने देखा है कि यू हैव टू बी लाइक कि भाई ये नहीं कि माय वे और हाईवे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग में भी आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके सर। इवन इन एसे राइटिंग ये आपका। अब इन दोनों के कॉमन ग्राउंड्स क्या थे? मैंने बात करी ना कि वेज एंड मीन्स आर डिफरेंट। आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, देयर वेज एंड मीन्स आर डिफरेंट बट देयर इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव आर सेम। ठीक है, अब उनके कॉमन ग्राउंड क्या थे? टू अराइज नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है,
ठीक है। ठीक है नेशनल सर। कॉन्शियसनेस को राइज करना था। लोगों के तरीके इनके अलग अलग हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या करा, अपने अपनी न्यूज़पेपर निकाले। जैसे ये बंगाली में, बंगाली न्यूज़पेपर था एक। दूसरा न्यूज़पेपर ये था आपका मराठी और केसरी, बाल हम्म। गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक जी। है। तीसरा आपका ये केस था कि वॉइस ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर उन्होंने अपने अपने चालू करे। रोज गोफ्तार। ठीक है। इस इन न्यूज़पेपर के थ्रू से उन्होंने लोगों से जुड़ने की कोशिश करी कि उन्होंने अपनी बात रखी, ब्रिटिशर्स का असली चेहरा रखा, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के बारे में लिखा। कुछ लोग मराठी, कुछ लोग नेटिव लैंग्वेज में थे, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में थे, नेटिव भी थे और इंग्लिश से थे। तो इन एग्जाम्पल को कोट करके आप लिख सकते हो कि इससे नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ी। ये कॉमन ग्राउंड हो गया दोनों के बीच में। ओके सर। और बाल गंगाधर तिलक का जैसे ये था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था 1897 में उन्होंने कहा था, स्वराज इज माय बर्थ राइट और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो आपने सुना होगा ना, स्वराज जी मेरा सर। जन्म जी। सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हाँ। रहूंगा। इट वाज माय बर्थ जी सर। राइट। सो ये स्पेशल स्टेटमेंट था जब उन्होंने मास को मोबिलाइज करना चालू कर दिया था थ्रू द चैनल्स ऑफ गणपति फेस्टिवल्स। गणपति जो आज ओके। बनते हैं महाराष्ट्र में, आप तो वहाँ रह भी रहे हो, गणपति जी सर। फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक की देन है। फिर उन्होंने वो ठीक। शिवाजी को क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म का वो एक आइकन बनाया, सिंबलाइज किया। शिवाजी का एक इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने कहा कि जब तक हम मासेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे ना, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू अचीव अवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो मास मोबिलाइजेशन का कंसेप्ट इट वाज नॉट ब्रॉट बाय द गांधी। मतलब इट विल बी रॉन्ग टू से कि ये गांधी जी की देन थी। गांधी जी ने उसको सक्सेसफुल किया, पर ये चीज सबको पता थी कि मास मोबिलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म इसको कहीं ना कहीं इसको तवज्जो देते थे। और उसी का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट वो था, इवेंट था 1905 का स्वदेशी मूवमेंट। ठीक। ठीक सर। ठीक। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, जी। वो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक की जो पॉलिसीज थी और फिलॉसफी थी उस पर कहीं ना कहीं अंडरलाई करता था। ठीक है। अब हम लास्ट ये चलते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में सुना होगा। जी सर। जी। ये द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब ये प्री में पूछा जाता है कई बार, मतलब छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, दादा भाई नौरोजी। हम्म। दादा भाई नौरोजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल था? ये तो मॉडरेट्स में थे सर। हाँ, ये और मॉडरेट्स थे। हाँ, और एंड ही बाकी क्या वाज कहते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज पारसी। पारसी। मुंबई। ठीक ठीक है। हम्म। इनका सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में दो चार फैक्ट्स ये हैं कि वो ही वाज इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके सर। ठीक ठीक ठीक। इट कुड बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आप पढ़ोगे तो 1892 वन। दूसरा ये था कि उन्होंने इंडियन सोसाइटी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से प्री कांग्रेस इरा के कोशिश करी थी उनको बढ़ाने की, 1865 में उसकी स्थापना करी थी। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1866। दीज आर द जस्ट फैक्ट्स, फैक्ट्स हैं ये तो, मतलब ये क्या होते हैं कभी स्टेटमेंट बेस में पूछ लिए जाते हैं। उनका सही है सबसे सर। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एक उन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड डार्कनेस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके ओके सर। एक इकोनॉमिक एनालिसिस किया था ब्रिटिश पॉलिसीज का उन्होंने, इट वाज इन 1901। उसमें उन्होंने लिखा था कि होम चार्जेस के नाम से, होम चार्जेस के नाम पे 30 मिलियन पाउंड पर ईयर ब्रिटिशर्स आर टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया। ठीक है। ओके। मतलब इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लूट इन द नेम ऑफ होम चार्जेस। एंड व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ द होम चार्जेस, ये देखते हैं अपन। होम चार्जेस क्या थे? होम चार्जेस क्या थे?
होम चार्जेस उन्होंने कहा, पहला होम चार्जेस ये था जो पेंशन जाती थी रिटायर्ड ऑफिशियल्स की, अच्छा। उसकी ट्रेजरी कहाँ से होती थी? इंडिया। ठीक है। ठीक। दूसरा क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था, रेलवे में जो इन्वेस्टर्स थे उनको अननेसेसरी का हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते थे, उसकी वेल्थ कहाँ जाती ठीक है। थी? ब्रिटिशर्स के पास। ठीक इन्वेस्टमेंट है। ब्रिटिश इंडिया में हुआ है, लेकिन उसको जो सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो इवन दो वो अचीव मतलब मार्केट के हिसाब से अचीव नहीं हुआ है, लेकिन वो उन्होंने पहले से उसको देते थे 30%, 40%, 60%, 80%। ठीक है। ठीक है सर। तीसरा क्या होता, हाँ, तीसरा क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड फॉर वेजिंग वॉर। मान लो सपोज करना है कि ब्रिटिशर्स उस समय वॉर में रहते थे बहुत सारा, तो उनको अफगान से वॉर करना है, तो अफगान से वॉर करने के लिए क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर से पैसा ले लिया और उस पैसे पे ओके। इंटरेस्ट भी देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट हाँ। चुकाएगा कौन? इंडियन टैक्स पेयर, इंडियन पीजेंट, इंडियन फार्मर। अच्छा। ठीक 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 है, ठीक। है ना? सही सही सर, समझ गया सर। ठीक है सर। चौथा हो गया इक्विटी और शेयर होल्डिंग। इक्विटी शेयर होल्डिंग जो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश। तो बेसिकली ये पैसा जो इंडिया का, जो जैसे अभी के करंट में क्या होता है, अपन टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा यूज होता है वेलफेयर स्कीम्स में। रोड्स बनेगा, हेल्थ बनेगा, एजुकेशन में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, या हायर एजुकेशन में जाएगा, या स्पेस साइंस में जाएगा, रिसर्च में जाएगा। वो यहाँ कहीं पैसा यूज नहीं हो रहा, वो सारा जा रहा है विदेश में, जा रहा है विदेश में जाके वो ब्रिटिशर्स की वेल्थ को इंक्रीज कर रहा था। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। इससे क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया की जो एक्चुअल कैपिटल थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, ठीक सर। ठीक। और इंडिया मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी के फेज में जाने लग गया। सही सर। अपार्ट ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस होम चार्जेस जो हमने पहले डिस्कस किए थे, कि जो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, इकोनॉमिक इफेक्ट हमने पढ़ा था कि सारी इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई थी, पीजेंट्स के हाँ साथ जो जी। बुरा हुआ था वो खत्म हो गया था। अब इन पे टैक्सेस तो ऑलरेडी इतने ज्यादा लग रहे हैं। अब जैसे वॉर जो होता था ना, इंडिया में अगर कोई वॉर, इंडिया में एनेक्सेशन होना है ना, उसके लिए भी इंडिया से ही पैसा लिया जाता था। सही सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट वाज हैपनिंग कि भाई सैलरीज, पेंशंस, इन द नेम ऑफ होम चार्जेस, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। ये चीज उन्होंने एक क्या बोलते हैं, जैसे व्हाइट पेपर होता है, उस पेपर में के माध्यम से उन्होंने एक पब्लिश करी थी इस बुक में। तो उससे रियल चेहरा ब्रिटिशर का सामने आया था कि दे, मतलब उनका जो ये उस समय वो कहते थे कि भाई तुम्हारा गरीब का देश, हमने तो यहाँ रेलवे लाइन लगा दी, टेलीग्राफ लेके आ गए, और एजुकेशन लेके आए, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तो हम तुम्हारा उल्टा फायदा कर रहे हैं। बट एक्चुअली सही सर। उन्होंने रियल फेस निकाला था कि दीज आर द इकोनॉमिक क्या बोलते हैं उसे, डिसएडवांटेजेस टू द इंडिया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इट वाज एक काफी ऑर्गेनाइज स्टडी करी थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने लिखा था 30 मिलियन। अब मैं 30 मिलियन पे इतना इम्फेसिस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं, लेकिन आप इस चीज को अगर लिखोगे ना आंसर राइटिंग में, आपको काफी एज मिलेगी। ठीक है। तो जैसे एज के जैसे पॉइंट हो गया ना, ये फैक्ट्स हो गया पुरानी बुक से, या फिर डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो हो गए, सब हेडिंग में आंसर लिखना, तो ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। ठीक सर। तो बस ठीक। आज की क्लास को यही खत्म होता, समझ में आया ना आपको आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ठीक। चलो ठीक, बढ़िया था सर, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं। हाँ चलो। हाँ।